स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने नस्य कल्पना के बारे में अध्ययन किया था। नस्य कल्पना जब हम अध्ययन करते हैं तो जब इसके प्रकार की बात आती है तो अनेक आचार्यों ने इसके अनेक प्रकार के प्रकार बताए हैं। जैसे चरक ने 5 बताए हैं, सुश्रुत ने बताए हैं 2, वाग्भट ने 3 बताए हैं, सारंगधर ने 3 बताए हैं। तो इन्हीं प्रकारों को के अंतर्गत ऐसे कौन से पॉइंट है जिनके आधार पर ये अलग अलग होते हैं। तो मुख्य रूप से जो प्रकार चरक ने वर्णन किया है उसी के आधार पर अन्य आचार्यों ने भी इसके प्रकार का वर्णन किया है। तो नस्य के प्रकार विषय के अंतर्गत हम जो चरक के 5 प्रकार हैं उन्हीं को देखते हैं और उनमें क्या विशेषता है या क्या अंतर है इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है आचार्य चरक के अनुसार नस्य का, वो है नावन नस्य। नावन जो है ये नस्य का एक प्रकार भी है। तो ये जो है नॉर्मल नस्य की प्रोसीजर को डिस्क्राइब करता है। जो आचार्य चरक के नस्य के प्रकार हैं, अगर उसकी हम अलग अलग डेफिनेशन देखें या उनकी विधि देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्रकार किए गए हैं वो नस्य देने की विधि के आधार पर किए गए हैं। तो सबसे पहला जो वर्णन हमको मिलता है वो नावन नस्य का मिलता है। जो नावन नस्य होता है ये एक तरह से नस्य ही होता है जिसमें मेडिकेटेड ऑयल को, औषधि युक्त जो तेल होता है या घृत होता है, उसे नासा मार्ग से दिया जाता है। इसीलिए उन्होंने इसका वर्णन सबसे पहले किया है। उसके बाद जो नावन नस्य होता है उसे फिर से ये 2 प्रकार का बताते हैं, स्नेहन और शोधन। मुख्य रूप से इस पर्पस पे तेल या घृत का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा के अनुसार ये कभी स्नेहन का कार्य करती है और कहीं पर शोधन का कार्य करती है। तो जो स्नेहन नावन नस्य होता है उसका उपयोग हम स्नेहन करने के लिए करते हैं और इसमें जिन द्रव्यों का उपयोग किया जाता है उनमें वात और पित्तहर गुण पाया जाता है। अगर नस्य की मात्रा की बात की जाए तो आप जब भी देखेंगे तो नस्य की 3 मात्रा का हमको वर्णन मिलता है, हीन मात्रा, मध्यम मात्रा और उत्तम मात्रा। तो नावन नस्य का जो स्नेहन भेद होता है उसकी हीन मात्रा 8 बूंद है प्रत्येक नासा पे, मध्यम मात्रा 16 बूंद प्रत्येक नासा पे और उत्तम मात्रा 32 बूंद प्रत्येक नासा पे है। तो जब हम ज़्यादा मात्रा में औषधि का प्रयोग करेंगे तो वो अधिक मात्रा में जाकर के स्नेहन का कार्य करेगी। और ये जो बूंद की मात्रा बताई गई है ये ईच नॉस्ट्रिल, एक एक नासा रंध्र से हम इतनी मात्रा में उसमें डालेंगे तब उसे नस्य की हीन, मध्यम या उत्तम मात्रा कहा जाएगा। जो शोधन नावन नस्य होता है इसका प्रयोग दोष के शोधन के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से तीक्ष्ण द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। इसकी भी जो मात्रा होती है हीन, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार की होती है, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है वो कम होती है क्योंकि यहाँ पर हमको दोषों को बाहर निकालना हमारा पर्पस है। तो हीन की मात्रा 4 बूंद प्रत्येक नासा में, मध्यम की मात्रा 6 बूंद प्रत्येक नासा में और उत्तम की जो मात्रा होती है वो 8 बूंद प्रत्येक नासा में होती है। तो इस प्रकार से ये जो मात्राएं हैं नावन नस्य की बताई गई है, लेकिन ये जो मात्रा है अभी के समय के अनुसार इतनी अधिक होती है कि इतनी अधिक मात्रा में हम नस्य नहीं दे सकते। इसीलिए रोग और दोषी के अनुसार, रोगी के अनुसार और उसके रोग के अनुसार हम मात्रा का निर्धारण करते हैं। अगर नावन नस्य हमको कब प्रयोग करना चाहिए तो इसको ऋतु के आधार पर बताया गया है कि जो नस्य होता है नावन नस्य ग्रीष्म ऋतु में हमें प्रातः काल देना चाहिए और शीत ऋतु में इसे हमें दोपहर के समय देना चाहिए। प्रत्येक 3 दिन में हमें इस नस्य को रिपीट करना चाहिए, डेली ना दे करके हर तीसरे दिन में हम अगर चाहें तो हम इसको पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो नावन नस्य का प्रयोग सुश्रुत ने वातज शिरोरोग में, दंतपात में, केशपात में, समश्रुपात, समश्रु मीन्स आपकी दाढ़ी और मूंछ के बाल, कर्णशूल, तिमिर, नासा रोग, मुख रोग, अवबाहुक, अकालज, पली, वली और पलित, जब किसी को
अनयूजुअल एजिंग होने लगती, उम्र से पहले ही अगर उसमें एजिंग की प्रॉब्लम आ रही है, उस कंडीशन में भी हम नस्य का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नस्य जो है ये लोकल ट्रीटमेंट के साथ साथ सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट भी करता है। नेक्स्ट आता है अवपीड़न नस्य। अवपीड़न नस्य जो है, पीड़न मीन्स होता है निचोड़ना या दबा करके देना। तो इसमें जो नस्य द्रव्य होता है उसका कल्क निर्माण करके उसको डायरेक्ट किसी कपड़े पे डाल करके निचोड़ करके उससे निकलने वाली बूंदों को नस्य के रूप में दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम अवपीड़न नस्य रखा गया है। तो अवपीड़न नस्य में नस्य द्रव्य के कल्क को सीधे नासारंध्र में निचोड़ करके दिया जाता है। इसमें भी मुख्य रूप से तीक्ष्ण द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। अगर इनके प्रकार की बात की जाए तो कहीं कहीं पे अवपीड़न नस्य के दो प्रकार मिलते हैं, एक तो स्तंभन और दूसरा शोधन। अगर स्तंभन को फोकस किया जाए तो स्तंभन मीन्स किसी भी चीज़ को रोकने वाला। तो जीव जल स्तंभनार्थ यानी बॉडी से अगर कोई भी रूट, हमारा ओरिफिस है, बॉडी में जितने भी छेद होते हैं, चाहे आई हो, आई से अश्रु स्त्राव होता है, नासा से स्त्राव होता है, मुख से स्त्राव होता है, तो वहाँ से अगर जीव जल बोलने का यहाँ पर मतलब है एक तो नॉर्मल सीक्रेशन, और जीव मतलब हमारी बॉडी जो होती है ब्लड पे निर्भर करती है, तो रक्त को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो नॉर्मली आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं, जैसे रक्तपित्त हो गया, या फिर गर्मी के ही समय आप देखेंगे कि नोज़ से या फिर नासा मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति होती है। तो उसको रोकने के लिए जिस नस्य का हम तुरंत उपयोग करते हैं वो है स्तंभन अवपीड़नस्य। दूसरा जो अवपीड़नस्य है वो है शोधन अवपीड़नस्य। तो इसमें दोष के शोधनार्थ तीक्ष्ण द्रव्यों का उपयोग किया जाता है, और स्तंभन जो नस्य होता है उसमें स्तंभक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। ये जो दोनों नस्य होते हैं इनकी जो मात्रा बताई गई है, हीन, मध्य और उत्तम, वो एक समान बताई गई है। हीन मात्रा 4 बूंद, मध्यम मात्रा 6 बूंद और उत्तम मात्रा 8 बूंद बताई गई है। इसे भी सेम ग्रीष्म ऋतु में प्रातः और शीत ऋतु में दोपहर को लेने के लिए कहा गया है। अगर इसका उपयोग देखें तो मुख्य रूप से ऊर्ध्वांग रक्तपित्त में क्या होता है, हमारे जितने भी ऊर्ध्व मार्ग होते हैं उनसे रक्त की प्रवृत्ति होती है, तो ब्लड को रोकने के लिए यहाँ पर स्तंभन जो अवपीड़न नस्य होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर ये जो नस्य विधि है हम स्त्रियों में, जो दुर्बल व्यक्ति हैं, सुकुमार व्यक्ति होते हैं, उनमें प्रयुक्त करते हैं। तीसरा जो हमारा नस्य का प्रकार है वो है धमापन या प्रधमन नस्य। तो प्रधमन मतलब कि किसी भी चीज़ को फूंक करके या फिर हवा दे करके दूर करना। तो इसमें हम नस्य द्रव्य के चूर्ण को 1 कोल की मात्रा में एक 6 अंगुल की जो नली होती है जिसे नाड़ी यंत्र बोलते हैं, उसके थ्रू हम सीधा नासारंध्र में फूंक कर डालते हैं। तो यहाँ पर हम फूंक के द्वारा या फिर हवा के द्वारा औषधि को नासा मार्ग में प्रवेश कराते हैं, इसीलिए इसको धमापन या प्रधमन नस्य कहा जाता है। नॉर्मली एग्ज़ाम में प्रधमन और अवपीड़न नस्य के बीच में अंतर आपसे पूछा जाता है। अगर इसके प्रकार की बात की जाए तो इसमें सिर्फ एक ही प्रकार होता है, शोधन प्रकार, जिसमें भी तीक्ष्ण द्रव्यों का उपयोग करते हैं, जैसे पिपली हो गया, विडंग हो गया, अपामार्ग हो गया। तो इसकी मात्रा जो है इसके डेफिनेशन या इसके इंट्रोडक्शन में ही है कि 1 कोल की मात्रा में हमको देना चाहिए। 1 कोल मतलब 6 ग्राम की मात्रा में सारंगधर ने धमापन या प्रधमन नस्य का उपयोग बताया है। वहीं अगर हम विदेह की बात करते हैं, जो सालाक्य तंत्र के एक आचार्य हैं, उन्होंने इसकी मात्रा 3 मुचटी बताई है। अब मुचटी आप अगर शब्द सोचें तो आपको चिमटी से समझ आता है। तो हम अगर तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच में किसी भी मेडिसिन को दबा करके रखते हैं तो जितनी मात्रा आती है उसको 1 मुचटी कहा है। तो 3 मुचटी के बराबर हम दे सकते हैं, ऐसा आचार्य विदेह ने कहा है। नॉर्मली ये जो प्रधमन नस्य होता है इसमें शोधन वैरायटी है या तीक्ष्ण द्रव्य है जो कि बहुत जल्दी सेंसेशन को लाते हैं। अगर किसी में भी चेतना चली गई है या फिर
बेहोश हो गया है, वैसे कंडीशन में हम तुरंत इफ़ेक्ट पाने के लिए प्रधमन नस्य का उपयोग करते हैं। तो उन्माद, अपस्मार और अतत्वाभिनिवेश, ये 3 मेंटल कंडीशन है, मानसिक विकार होते हैं, जिसमें व्यक्ति जो होता है कभी कभी उसकी चेतना चली जाती है, तो उसको तुरंत होश पे लाने के लिए या नॉर्मल करने के लिए हम धमापन नस्य का यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्रिमिज सिरोरोग के आप जब प्रकार पढ़ेंगे तो उनमें से एक प्रकार होता है क्रिमिज सिरोरोग। उस कंडीशन में भी हम धमापन नस्य का यूज़ करते हैं, और विष पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उसको जागृत रखने के लिए, बेहोशी से बचाने के लिए भी हम वहाँ पर प्रधमन नस्य का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है धूम नस्य। तो धूम नस्य जो होता है, इसमें आप धुएं का उपयोग हो रहा है, नॉर्मली आप समझ रहे होंगे। तो धूम नस्य में जो भी नस्य द्रव्य होता है उसके धुएं को नस्य यंत्र की सहायता से सीधे नासारंध्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है। जब हम नस्य कल्पना पढ़ लेंगे, इसके बाद हम धूमपान पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन आता है कि धूम और धूमपान में क्या अंतर है। तो धूमपान में हम औषध के धुएं को मुख मार्ग से ग्रहण करते हैं, जबकि धूम नस्य में हम औषध के धूम्र को नासा मार्ग से ग्रहण करके मुख मार्ग से निकालते हैं। ये जो धूम नस्य होता है 3 प्रकार का होता है, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। इनके प्रयोग के आधार पर इनमें जो नस्य यंत्र यूज़ होता है जिससे हमें धुआं लेना है, उसकी लंबाई बताई गई है। जैसे प्रायोगिक यानी डेली बेस पे हम जो यूज़ कर सकते हैं वो 24 अंगुल का नस्य यंत्र होता है। अगर हम स्नेहिक पर्पस से दे रहे हैं तो हमें 32 अंगुल नस्य यंत्र का यूज़ करना चाहिए, और वैरेचनिक या शोधन पर्पस से हम दे रहे हैं तो हमें 36 अंगुल के नस्य यंत्र का उपयोग करना चाहिए। इसका जो प्रयोग है सिरोरोग, नासा रोग और अक्षी रोग में बताया गया है, या ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों में हम धूम नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट हमारा नस्य, प्रतिमर्श नस्य। तो आचार्य चरक ने प्रतिमर्श नस्य कहा है। अगर आप इसको आगे देखेंगे तो आचार्यों ने मर्श और प्रतिमर्श नस्य का जो वर्णन है वो एक साथ किया है। तो जो प्रतिमर्श नस्य होता है ये नावन से इसलिए अलग होता है कि जो इसमें स्नेह द्रव्य दिया जाता है वो एक निश्चित मात्रा में दिया जाता है। तो प्रतिमर्श नस्य की जो मात्रा होती है वो 2 बूंद प्रत्येक नासा में है। तो इसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है, स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, रोगी व्यक्ति भी ले सकता है, लेकिन ये रोगों पे उतनी असरदार नहीं होती है। अगर हम डेली बेस पे स्वस्थ व्यक्ति प्रतिमर्श नस्य का उपयोग करें तो ये उस पे बहुत सारे लाभ बताती है। अगर हम आचार्य सुश्रुत की बात करें या वाग्भट की बात करें तो इन्होंने प्रतिमर्श नस्य को लेने के लिए 14 काल बताए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्वस्थ व्यक्ति भी इसको ग्रहण कर सकता है, लेकिन इसको ग्रहण करने के लिए काल बताए गए हैं कि अगर नॉर्मल व्यक्ति इसको ले रहा है तो वो इसे कितने समय ले सकता है। तो ये 14 काल हैं, इनमें से किसी भी एक काल में या 2 काल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उठने के बाद, दंत धावन के बाद, गृह निग्रह यानी घर से निकलते समय, व्यायाम के बाद, व्यवाय के बाद या मैथुन के बाद, आध्व के बाद यानी बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद, मूत्र विसर्जन के बाद, मल विसर्जन के बाद, कवल ग्रहण के बाद, अंजन के बाद, भोजन के बाद, वमन के बाद, दिवा स्वप्न के बाद या सायंकाल हम प्रतिमर्श नस्य का धारण कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है मर्श नस्य। तो प्रतिमर्श और मर्श, इनमें जो अंतर है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिममली शॉर्ट नोट्स में आने वाला क्वेश्चन है, मर्श और प्रतिमर्श में अंतर। इसमें भी हम स्नेह द्रव्य को एक निश्चित मात्रा में सीधे नासारंध्र से ग्रहण करते हैं। इसके 2 प्रकार बताए गए हैं, स्नेहन और विरेचन नस्य। इसमें जो निश्चित मात्रा होती है, वैसे तो अगर हम सही या उत्तम मात्रा की बात की जाए तो हम इसकी मध्यम मात्रा ले रहे हैं कि 8 बूंद प्रत्येक नासा में अगर हम स्नेह ग्रहण करते हैं तो उसे हम मर्श नस्य कह सकते हैं। ये जो होती है प्रतिमर्श से इसलिए अलग होती है क्योंकि ये शीघ्र प्रभावकारी होती है और विशेषकर ये रोगनाशक होती है, जबकि जो प्रतिमर्श नस्य थी उसको हम डेली वेज में हम प्रिवेंशन के पर्पस से ले रहे थे और ये क्यूरेटिव पर्पस से ले रहे हैं।
तो हमारा एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मर्स और प्रतिमर्श में अंतर, तो हम देखें मर्स जो होता है ये क्यूरेटिव होता है, यानी रोग नाशन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जबकि प्रतिमर्श नस्य जो होता है ये प्रिवेंटिव इन नेचर होता है, इसका उपयोग हम रोगों से बचने के लिए करते हैं। तो उसके बाद आ जाता है कि मर्स नस्य से हमको क्या लाभ है या कहाँ दिया जाता है, तो जहाँ पर रोग की अवस्था हो या दोषों को बाहर निकालना हो, यानी स्नेहन और शोधन दोनों पर्पस से हम मर्स का उपयोग कर सकते हैं। जबकि प्रतिमर्श नस्य जो होता है इसे अल्प दोष शमन की क्षमता होती है, इसीलिए हम उन्हीं पेशेंट में दे सकते हैं जिनमें अल्प मात्रा में दोष हो। अगर मात्रा की बात की जाए तो वैसे तो मर्स नस्य की मात्रा 8 बूंद बताई गई है, लेकिन उत्तम मध्यम और हीन की बात की जाए तो इसकी उत्तम मात्रा 10 ड्रॉप, मध्यम मात्रा 8 ड्रॉप और हीन मात्रा 4 ड्रॉप होती है। जबकि प्रतिमर्श नस्य की मात्रा अगर देखें तो ये सिर्फ 2 बूंद बताई गई है ईच नॉस्ट्रिल में, या दोनों नासा छिद्र में 2-2 बूंद की मात्रा में इसे डाला जाता है। मर्स जो होता है इसको देने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ता है, जो बाउंडेशन बताया गया है कि 8 से 80 साल के पेशेंट को हमको नस्य देना है, तो हमें एज ग्रुप का ध्यान रखना पड़ता है, डिजीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, समय का ध्यान रखना पड़ता है, सीज़न का ध्यान रखना पड़ता है। जबकि प्रतिमर्श नस्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे आप वो जो 14 काल है उनमें से कभी भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप भी नहीं है और ये किसी डिजीज़ विशेष के लिए भी नहीं बताया गया है। मर्स नस्य जो होता है इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आपने सही तरीके से नहीं किया या मात्रा का ध्यान नहीं रखा। प्रतिमर्श में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर इफ़ेक्ट की बात की जाए कि किसका प्रयोग करने से हमें लाभ होता है, तो मर्स नस्य जो होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और क्विक एक्टिंग होता है, शीघ्र प्रभावकारी होता है और विशेष रोगनाशक होता है। जबकि प्रतिमर्श जो होता है ये लेस स्ट्रॉन्गर होता है और स्लो एक्टिंग, कम प्रभावशाली होता है और धीरे से अपनी क्रिया करता है। जो मर्स नस्य होता है उसको हम यंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं सीवियर डिजीज़ की कंडीशन पे, और जो प्रतिमर्श नस्य होता है इसको हम बुजुर्ग में या बच्चों में या दुर्बल जो लोग होते हैं उनमें दे सकते हैं। लास्टली अगर हम पूरा जो हमने प्रकार देखे उनका सार देखने की कोशिश करें तो समन नस्य, शोधन नस्य, मर्स नस्य, प्रतिमर्श नस्य और कल्क नस्य, इस प्रकार से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने धूम नस्य को छोड़ा है क्योंकि धूम नस्य के लिए ऐसे मात्रा का वर्णन नहीं किया गया है। तो समन नस्य, शोधन नस्य, मर्स सबकी हीन, मध्यम और उत्तम मात्रा को हम चाहें तो इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे प्रतिमर्श में आप देख रहे हैं कि चाहे हीन हो, मध्यम हो, उत्तम हो, इसकी सारी जो मात्रा है वो 2 बूंद है। जबकि मर्स नस्य की हीन मात्रा 6 ड्रॉप, मध्यम 8 ड्रॉप और उत्तम 10 ड्रॉप है। कल्क नस्य या अवपीड़ नस्य की जो हीन मात्रा है वो 4 ड्रॉप, मध्यम मात्रा 6 ड्रॉप और उत्तम मात्रा 8 ड्रॉप है। शमन या स्नेहन की बात करें तो वहाँ पर हीन मात्रा 16 ड्रॉप, मध्यम 32 ड्रॉप और उत्तम 64 ड्रॉप है। शोधन की बात करें तो 8 ड्रॉप हीन मात्रा, मध्यम 12 ड्रॉप और उत्तम 16 ड्रॉप कहा गया है। तो आचार्यों ने कहा कि पहले ईच नॉस्ट्रिल या प्रत्येक नासा के लिए जो समन और शोधन की मात्रा बताई थी वो बहुत अधिक होने के कारण उन्होंने उस मात्रा को आधा आधा दोनों में ही डिवाइड कर दिया है। ठीक, तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम जो ये नस्य के प्रकार हैं इनको डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।